डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से आप लोगों की इच्छा थी कि मैं YouTube पर ऑनलाइन क्लास चलाऊं। तो आप लोगों से मैंने वादा किया था कि बहुत जल्द ही मैं क्लास लेने वाला हूं और आज उसकी आपकी जो इच्छा थी वो पूरी होने वाली है। मैंने अपने हिंदी शब्द सागर जो YouTube का चैनल है उस पर आपको एक छोटी सी वीडियो आज हिंदी साहित्य के इतिहास पर दे रहा हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अब इधर आपको लगातार हमारी वीडियो प्राप्त होती रहेगी इसी चैनल पर। हिंदी शब्द सागर जो चैनल है हमारा, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, उन सबको आप सुझाव दें कि इस हमारे हिंदी शब्द सागर चैनल को वो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि उनको जैसे ही मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूं उनको इसकी पूरी नोटिफिकेशन मिले और फिर वो उसको देख करके उसका फायदा उठा सके। तो आज हम आपको हिंदी साहित्य के इतिहास पर बहुत मुख्य जानकारी देने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास तो बहुत वृहद है, उस पर तो 3 घंटे का 4 घंटे का वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन जितनी चीजें मुख्य हैं, जितनी चीजें उस पर इंपॉर्टेंट हैं, जहां जहां से प्रश्न आते हैं, उन सबको मैंने फोकस करने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 900 वर्षों का इतिहास उन्होंने 4 कालों में बांट करके लिख दिया है। पूरे 900 वर्षों के इतिहास को बहुत बड़ी वीडियो में समझाया जा सकता है, लेकिन मैंने छोटी सी वीडियो में आपको उसकी मुख्य चीजों को समझाने का प्रयास किया है, जिससे आप हिंदी साहित्य की एक रूपरेखा समझ सकें, उसकी एक समझ विकसित हो सके और उसमें जो मुख्य कंपटीशन में प्रश्न आते हैं, आपके हाई स्कूल और इंटर में एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं, वो सब उसमें प्राप्त हो जाए, ऐसा मैंने प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक संक्षिप्त रूपरेखा के समान छोटी सी वीडियो। आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं। मैंने बहुत सारी चीजें जो मुख्य हैं उसको इसलिए पहले इस पर निकाल करके लिख दिया है क्योंकि आपको मैं अभी लेक्चर देता जाऊंगा, व्याख्या समझाता जाऊंगा, इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बातें भूलती चली जाएंगी। इसलिए मैंने उसकी जो मुख्य चीजें हैं, जितनी भी चीजें जहां जहां से भी प्रश्न आ सकते हैं और आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं, वो सब मैंने इस पर लिखने का प्रयास किया है। अब आपको मैं सबसे पहले समझा दूं कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इस हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम अगर हम देखें तो, हालांकि उसको हम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते, आपको वार्ता ग्रंथ सुना होगा आपने। 284 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये सब भी एक प्रकार से कवियों के जीवन चरित्र को, उनकी रचनाओं के ऊपर लिखने का प्रयास किया गया था। यह भी एक प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास ही लिखने का प्रयास किया गया था। भक्तमाल एक रचना है नाभादास की, वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही लिखने का प्रयास किया गया था। लेकिन जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए एक वैज्ञानिक, सिस्टमैटिक, सुव्यवस्थित तरीका होना चाहिए, जो चीजें उसमें अपेक्षित हैं, वो उन ग्रंथों में नहीं आ पाई थी। इसलिए हम उसे हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम अगर लिखने का प्रयास होता है तो 19वीं शताब्दी में होता है। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो प्रयास हुआ, वो भी ये हिंदी के लिए हमारे दुर्भाग्य समझिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसी विद्वान के द्वारा लिखा जा रहा है और वो भी हमारी हिंदी भाषा में नहीं लिखा जा रहा है। वो जिस भाषा में लिखा जा रहा है उस भाषा को हम फ्रेंच भाषा कहते हैं। यानी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो लिखा जा रहा है 19वीं शताब्दी में, मैं उसका सन आपको बता दूं, सन 1839 ईस्वी में एक फ्रेंच विद्वान, फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच भाषा के विद्वान गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा जा रहा है। उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम लिखा था हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी। फिर से एक बार आप समझ लें, हिस्toire de la littérature हिंदुस्तानी। ये हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखा गया पहला ग्रंथ है जो कि
फ्रेंच भाषा में सन 1839 में लिखा गया। हालांकि ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, एक भाग इसका 1839 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने नामकरण और काल निर्धारण का, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था। दूसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास आता है वो हमारे हिंदी के विद्वान, राजस्थान के रहने वाले शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया, जो कि हमारी हिंदी भाषा में था। यानी हिंदी भाषा में अगर पहला इतिहास पूछा जाए कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस विद्वान ने लिखा, तो आप उसका उत्तर लगा सकते हैं शिव सिंह सेंगर। और उनकी पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग 1000 कवियों का उन्होंने विवरण दिया है। तीसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है वो फिर हमारी भाषा में नहीं है, बल्कि अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा के विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने सन 1888 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखने का प्रयास किया और काल निर्धारण और काल विभाजन करने का पहला प्रयास किया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस नाम से ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुस्तक थी, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। काल विभाजन का प्रयास किया गया, लेकिन जिस तरह से एक व्यवस्थित काल निर्धारण और काल निर्धारण की जो एक अपेक्षित था, वो नहीं हो पाया। चौथे विद्वान आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद नाम से सन 1913 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने यह पुस्तक 4 भागों में लिखा है, जिसके 3 भाग, प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं और चौथा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और यह बड़ा बृहद इतिहास है, इसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया हुआ है। और इन्होंने काल विभाजन का प्रयास भी किया। इन 5000 कवियों को और इतने बड़े इतिहास को इन्होंने लगभग 8 कालों में विभाजित कर दिया है। लेकिन हिंदी साहित्य की जो सबसे व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके की एक अपेक्षा थी, एक हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा हो, उस पर सबसे ज्यादा अगर कोई विद्वान खरा उतरा तो ये जो 5 नंबर पर लिखे हुए विद्वान हैं, जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको मालूम होगा ये बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में पैदा हुए थे। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखनी प्रारंभ की थी और उस भूमिका के रूप में ही बाद में ये हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई। यानी हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका उन्होंने लिखी, उसी को बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से जानते हैं, जो सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब आपको यह पता चलता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर कई विद्वानों ने अपने अपने तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया, लेकिन जो सबसे व्यवस्थित और क्रमबद्ध इतिहास लिखा गया वो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है। अब रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा, वो लगभग 900 वर्षों के इतिहास को उन्होंने 4 कालों में बांट दिया और उन 4 कालों का दोहरा नामकरण भी किया और उनकी एक निश्चित समय अवधि भी बताई कि कौन सा काल कहां से कहां तक माना जाए और क्यों माना जाए। इस पर भी उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। रामचंद्र शुक्ल का एक सिद्धांत था कि किसी भी देश का जो साहित्य होता है वो उस देश की जनता की
चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। और चूंकि जनता की चित्त वृत्ति समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, इसलिए उस देश का साहित्य भी समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। और इसी आधार पर, इसी सिद्धांत के आधार पर उन्होंने जनता की चित्त वृत्ति को ध्यान में रखा और उस समय अवधि में, उस विशेष समय अवधि में जो प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त हुए उनको ध्यान में रखते हुए उस युग का नामकरण किया। अब पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में जो बांटा जाता है, पहले हम उसको समझते हैं, फिर रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या नाम दिया उसको समझते हैं। क्यों दिया, इस पर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी आप पहले यह समझने का प्रयास करें कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में, इसी से अधिकांश विद्वान सहमत भी हैं, 4 कालों में जो बांटा है वो 4 काल कौन कौन से हैं और उनका समय कब से कब तक माना जाता है। सबसे पहला काल हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आता है उसे आदिकाल, आदिकाल नाम दिया जाता है, जिसे उसका अगर समय निश्चित किया जाए तो रामचंद्र शुक्ल ने उसको कहा विक्रम संवत में बताया है। विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 विक्रम संवत तक। विक्रम संवत और ईसवी सन में थोड़ा सा फर्क है, आप उसको भी समझ लें, अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो उसे भी हमेशा दूर करते रहेंगे। विक्रम संवत और सन में सिर्फ अंतर यह है कि अगर किसी विक्रम संवत को हम ईसवी सन में परिवर्तित करना चाहें तो उस विक्रम संवत से हम 57 वर्ष अगर घटा दें तो वो ईसवी सन में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर 1050 विक्रम संवत को हमें ईसवी सन में बदलना है तो इसमें से हमें 57 वर्ष घटा देना है। रामचंद्र शुक्ल ने इस आदिकाल का समय 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक माना है। दूसरा काल पूर्व मध्यकाल। सपोज दैट किसी पूरे इतिहास को आदि, मध्य और आधुनिक में अगर बांट दिया जाए तो आदिकाल आपको मैंने बताया। मध्यकाल, फिर मध्यकाल को भी 2 भागों में अगर बांटा जाएगा तो एक पूर्व मध्यकाल होता है और एक उत्तर मध्यकाल होता है। पूर्व माने पहले होता है और उत्तर माने बाद में होता है। तो पूर्व मध्यकाल, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक समय निश्चित किया है। अब आते हैं उत्तर मध्यकाल पर। जो तीसरा काल है हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसको उत्तर मध्यकाल कहते हैं। और इस उत्तर मध्यकाल को रामचंद्र शुक्ल ने जो समय अवधि इसकी तय किया है वो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। ये भी विक्रम संवत में ही है। आधुनिक काल चौथा काल माना गया और उस आधुनिक काल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल ने 1900 विक्रम संवत से 1984 विक्रम संवत तक माना है, जिसे आप अब तक भी समझ सकते हैं। यानी संपूर्ण लगभग 900 साल के इतिहास को इन 4 कालों में बांट दिया गया। सबसे व्यवस्थित काल निर्धारण और काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल ने किया। हालांकि उनके जो युगों के नामकरण हैं उस पर कुछ विद्वान असहमत भी हैं। हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आदिकाल को दोहरा नामकरण करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया वो वीर गाथा काल नाम दिया। मैंने आपको अभी बताया था कि जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। और जिस प्रकार की जनता की चित्तवृत्ति जिस विशेष समय में रही है और उस विशेष समय में जो प्रामाणिक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, उस आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण का प्रयास किया था। और उसी आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने इस काल विशेष में उनको अधिकांश प्रामाणिक ग्रंथों में वीर गाथा दिखाई पड़ी, राजाओं की प्रशंसा दिखाई पड़ी, युद्धों का सजीव वर्णन दिखाई पड़ा। यानी वीरता उसमें मुख्य तत्व था और उसी आधार पर उन्होंने इस आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल कर दिया। दूसरा काल जो पूर्व मध्य काल आता है उसे रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कह दिया और अधिकांश विद्वान इस भक्ति काल नाम पर सहमत भी हैं।
इस वीरगाथा काल पर सहमत नहीं है, अभी हम आपको बाद में बताते हैं। भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत के बीच का जो समय है, उसमें अधिकांश जो रचनाएं बड़े बड़े कवियों की प्राप्त हुई हैं वो भक्ति परक रचनाएं हैं। और ये हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में भक्ति परक रचनाओं में टक्कर देने वाली है। इसीलिए इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को देखते हुए हिंदी साहित्य के सुनहरे काल के रूप में इसको कह दिया स्वर्ण काल। यानी हिंदी साहित्य का अगर कोई स्वर्ण काल है, अगर यह प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो वो भक्ति काल को कहा जाता है। सारे विद्वान इस नाम पर सहमत भी हैं। तीसरा काल उत्तर मध्य काल, जिसका समय 1700 से 1900 विक्रम संवत तक है, इसे रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कह दिया। इस नाम पर भी विद्वान एक मत नहीं है, हम आपको बाद में बताने का प्रयास करते हैं। आधुनिक काल, इसको रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कह दिया। गद्य काल कहने के पीछे उनका मकसद यह था कि इस समय विशेष में गद्य की भी रचनाएं अधिकांश होने लगी थीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि पद्य की रचनाएं समाप्त हो गई थी या कविता हो ही नहीं रही थी। कविता भी हो रही थी, गद्य की रचनाएं ज्यादा होनी शुरू हो गई थी और इस आधार पर उन्होंने इसका नाम गद्य काल रख दिया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इन दो नामों से गद्य काल और वीरगाथा काल पर विद्वान एकमत नहीं हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिया है अपने अपने सिद्धांत के अनुसार। अब इस पर जो सबसे ज्यादा विवाद हुआ वो आदिकाल को लेकर के हुआ, आदिकाल के नाम को लेकर के हुआ, और इस नाम को लोगों ने अपने अपने सिद्धांत के अनुसार जो दिया है उन विद्वानों को मैं बता दूं और उनके नाम को मैं बता दूं, तो आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी क्यों किसी ने आदिकाल कह दिया, क्यों किसी ने वीरगाथा काल कह दिया या कोई और काल क्यों कह दिया। अब आप देखिए, सबसे पहला जो आदिकाल नाम आता है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। उनका मत यह था कि केवल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो वीरगाथा काल उन्होंने कह दिया, केवल वीरता परक रचनाएं ही इस समय विशेष में प्राप्त नहीं हुई हैं, बल्कि धार्मिक रचनाएं भी प्राप्त हुई हैं, कुछ लोक ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं जो उस वक्त उस समय में पहेलियां बुझाते थे, मुकरियां लिखते थे और वो लोकगीत परंपरा में भी आते थे। कुछ सिद्ध साहित्य के ग्रंथ लिखे गए, कुछ जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए, तो इस आधार पर उन्होंने इसे आदिकाल नाम देना उचित समझा और इसी पर सारे विद्वान, लगभग अधिकांश विद्वान इस नाम से सहमत भी हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, दूसरा नाम जो आदिकाल का बहुत चर्चा में रहता है, प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया। क्यों दिया ये भी मैं आपको बात बता चुका हूं। तीसरा काल चारण काल है, इसको थोड़ा सा समझ लें आप। चारण काल नाम वास्तव में तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही दिया था, लेकिन कभी कभी प्रश्न में जॉर्ज ग्रियर्सन विकल्प में ही नहीं आता है, कई बार मैंने ऐसे देखा है, और वहां पर राम कुमार वर्मा ऑप्शन में रहता है, विकल्प में रहता है। तो अगर देखा जाए तो बात दोनों सत्य निकलती है, लेकिन थोड़ा सा आप अंतर समझ लें। यहां पर चारण काल अगर नाम आता है तो वास्तव में यह नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया, लेकिन चारण काल को थोड़ा राम कुमार वर्मा जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, वो भी एक हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें उन्होंने थोड़ा और पीछे हिंदी साहित्य की शुरुआत मान ली है, और जो वीरगाथा काल से पूर्व का समय है उसको उन्होंने संधि काल जिसमें अपभ्रंश की रचनाओं को भी उन्होंने जोड़ दिया हिंदी के साथ, तो इस नाते उन्होंने इसका नाम दिया था संधि एवं चारण काल, यानी संधि काल एवं चारण काल उन्होंने नाम दिया था। लेकिन चारण काल चूंकि उनके नाम में भी आता है, इसलिए इसे कभी कभी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा भी कहा गया, मान लिया जाता है। आपको दोनों बातें मैं बता चुका हूं, आप अपने विकल्प के अनुसार उसका उत्तर तय कर सकते हैं। एक और काल आता है आदिकाल का बीज वपन काल, जिसे
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े विद्वान हैं। रायबरेली जिले के दौलतपुर में पैदा हुए, रेलवे में नौकरी करते थे। सन 1903 ईस्वी में हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी पत्रिका जिसे सरस्वती पत्रिका के नाम से जाना जाता है, जिसने हिंदी को हिंदी बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है, उस पत्रिका के संपादक बनते हैं सन 1903 ईस्वी में। इनके नाम पर एक युग भी है जिसे हम बाद में बताएंगे आपको, द्विवेदी युग, उस पर बाद में हम चर्चा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय हिंदी का बीजारोपण हो रहा था। वप माने ही बोना होता है, संस्कृत का शब्द है वप, वप माने बोना, बीज वपन काल। ये संस्कृत के शब्द को यहां पर हिंदी में लाकर के उन्होंने जोड़ा कि बीज वपन काल, यानी हिंदी साहित्य का बीज बोया जा रहा था इस काल में, इसलिए उन्होंने बीज वपन काल इसको कह दिया। हाँ, एक बात और छूट गई यहीं पर, चारण काल जो राम कुमार वर्मा ने या जॉर्ज गियर्सन ने कहा था, इसको भी आप समझ लें। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, चूंकि वीरों की गाथा उस वक्त गाई गई, उस समय में वीरों की प्रशंसा की गई। जो लोग वीरों की प्रशंसा करते थे या राजा के दरबार में जो कवि लोग रहते थे, उनको चारण या भाट कहा जाता था। यानी रामचंद्र शुक्ल ने उस वीरता के आधार पर उसका वीर गाथा काल नाम रख दिया, और राम कुमार वर्मा ने उसे चारण काल इसलिए कह दिया क्योंकि जो लोग वीरता का वर्णन कर रहे थे, जो कवि राज दरबारों में रहते थे, उनको चारण या भाट कहा जाता था। इस आधार पर उन्होंने चारण काल कह दिया। दोनों नाम लगभग एक हैं। सिद्ध सामंत काल एक और नाम आता है आदिकाल का, जिसे राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। बहुत बड़े घुमक्कड़ थे, इन्होंने तो पूरा एक ग्रंथ ही घुमक्कड़ शास्त्र के रूप में लिख दिया है। एशिया के, विश्व के तमाम सारे देशों का इन्होंने भ्रमण किया है। यात्रा वृत्तांत के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखा है, तो वो भी यात्रा के नाम से, मेरी जीवन यात्रा। रामचंद्र शुक्ल सिद्ध और सामंत काल, इस नाम से इसका नामकरण करते हैं। मिश्र बंधु, जिन्होंने बहुत बड़ा इतिहास लिखा, मैंने बताया था आपको, 5000 कवियों का विवरण उसमें उन्होंने दिया है। सन 1913 में प्रकाशित होती है, 3 भाग और 1 भाग 1914 में। और इस काल को उन्होंने, आदिकाल को, आरंभिक काल नाम दिया है। एक और विद्वान हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, जिन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इन विद्वान का नाम है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, और इन्होंने इस आदिकाल का नामकरण प्रारंभिक काल कह दिया है। तो अब मैं आपको इतना संक्षिप्त में पूरे इस हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल तक अभी समझा पाया हूं। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है, इसलिए इसको इतने कम समय में समझा नहीं जा सकता है। इस पर और वीडियो बनाने की जरूरत है, हम इस पर और वीडियो भी बनाएंगे। आप इसको एक बार लेक्चर भी सुन चुके हैं, इस टेक्स्ट को भी ध्यान में रखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसको नोट्स में भी बना सकते हैं। आप घर पर हैं, लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेज सब बंद चल रहे हैं, सरकार की मंशा है, सारे विद्यालयों में लगभग ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था हो गई है, सभी टीचर अपने अपने स्तर से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कंपटीशन के बच्चे बहुत सारा ऑनलाइन का क्लास देखते रहते हैं और टेक्स्ट बुक भी पढ़ते रहते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय लॉकडाउन है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रह करके नोट्स बनाएं और हमारे इस वीडियो को देखें। वीडियो समझ में आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें। यह जो आपका सब्सक्राइब और लाइक होता है, ये हम लोगों के लिए टॉनिक का काम करता है और हमारे हौसले और जोश को, उत्साह को बढ़ाता है, और हमें फिर एक बार नए जोश से नए वीडियो बनाने का एक उत्साह हमारे मन में पैदा होता है। आप इसको, हमारे इस हिंदी शब्द सागर चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, अपने जानने वालों में, जो भी इससे पढ़ करके, देख करके इससे फायदा उठाना चाहें, बिल्कुल फ्री में वो इससे फायदा उठाएं, उनको सूचित करें, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और फिर अगली वीडियो हम आपको लेकर के, इसी के बाद क्रम से दूसरी वीडियो हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप घरों पर रहें, सेफ रहें, लॉकडाउन का पालन करते रहें, घरों से बाहर निकलें तो मास्क लगा करके निकलें। और इस हमारे चैनल को मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि अगली जैसी ही वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ धन्यवाद।